दोस्तों CDSL लिमिटेड की बात करें तो कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है और इस रिजल्ट ने इस बार झटका दे दिया है क्योंकि प्रॉफिट में बड़ी गिरावट हुई है। तो एक तरफ तो NSDL का IPO आने जा रहा है जिसकी वजह से बाज़ार का मूड ऐसे ही ख़राब है और ऊपर से इस रिज़ल्ट ने माहौल बिगाड़ दिया। ऐसे में NSDL की क्या संभावना बन रही है उसको समझेंगे। इस रिज़ल्ट के अंदर इस बार क्या क्या अचीव किया और कहाँ पे कमी रह गई उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और NSDL के IPO आने से क्या नुकसान होगा उसको भी समझेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो BSE में भी गिरावट देखने को मिली फ्राइडे को। अब यहाँ पे बाज़ार को लेकर कुछ बड़ी अपडेट है, क्या संभावना बनेगी आगे बाज़ार की उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले CDSL के कारोबार की बात करें तो देख लो कि 1616 पर क्लोजिंग थी जहां पे लगभग 0.4% की गिरावट हुई फ्राइडे को। तो गिरावट का बड़ा माहौल था बाज़ार में, उसका असर देखने को मिला। तो देख लो कि डिपॉजिटरी कंपनी CDSL के लिए बुरा दौर खत्म होने का अब नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल CDSL कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के नतीजे जारी कर दिए हैं जिसमें कंपनी को करारा झटका लगा। इस बार Q1 में CDSL का जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो सालाना दर पर 23.7% गिर गया है। वही रिवेन्यू में सालाना दर पर मात्र 0.55% की मामूली बढ़त देखने को मिली है। और इससे पहले अगर आप देखें तो CDSL की इकलौती प्रतिद्वंदी कंपनी NSDL के अपकमिंग IPO की खबर से बाजार सहमा हुआ है। और जो निवेशक है उसके लिए अगर आप देखें तो CDSL में थोड़ी चिंता की वजह बनेगी क्योंकि NSDL का IPO 30 जुलाई को खुलने जा रहा है। तो जब से NSDL कंपनी के IPO की डेट की जानकारी बाहर आई है तब से CDSL कंपनी के शेयरों में सेलिंग प्रेशर बढ़ गया है। अंतिम कारोबारी चक्र में देखें तो 3.85% की गिरावट देखने को मिली और 1614 पर आ गया स्टॉक। तो पिछले एक सप्ताह में 7% की गिरावट हो चुकी है CDSL के शेयर में। तो भारत के शेयर बाज़ार में केवल एक डिपॉजिटरी कंपनी लिस्टेड है जिसका नाम है CDSL। अब NSDL की लिस्टिंग की पूरी तैयारी चल रही है जिसके बाद वह कंपनी दूसरी डिपॉजिटरी बन जाएगी जो भारतीय शेयर बाज़ार में लिस्ट होगी। इस प्रकार कंपनी के पास दो डिपॉजिटरी बिजनेस शामिल कंपनियों के शेयर में निवेश का विकल्प होगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टर पहले CDSL शेयर में निवेश के लिए भागते थे, अब वो NSDL के शेयर की ओर जाएंगे जिसका असर CDSL के शेयरों पर रिटर्न पर देखने को मिल सकता है। यानी अब वो फ्रेश कंपनी बाजार में आई है तो लोग जो डिपॉजिटरी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए एक और ऑप्शन होगा, वो वहाँ पे जा सकते हैं जिससे दबाव की स्थिति बनेगी, बिकवाली की जोर देखने को मिल सकती है कि वो नई कंपनी है, शेयर की प्राइस भी रीजनेबल होगी। तो देखो कि भारतीय शेयर बाजार के नियम कानून बनाने वाली रेगुलेटरी बॉडी सेबी ने शेयर, सिक्योरिटीज, बॉन्ड आदि के डिपॉजिटरी से संबंधित बिजनेस का लाइसेंस केवल देश की दो कंपनियों को यानी CDSL और NSDL को ही दे के रखा हुआ है। यानी डिपॉजिटरी मार्केट में केवल यही दो कंपनियां बिजनेस करती है। CDSL कंपनी ने अपने शेयर को भारतीय शेयर बाजार में लिस्ट कर रखा है लेकिन NSDL ने अपने शेयर की लिस्टिंग नहीं कराई है। लेकिन अब कंपनी लिस्टिंग का फैसला कर चुकी है। 30 जुलाई को कंपनी का IPO खुलने जा रहा है। तो अब रिजल्ट की बात देखें तो CDSL का जो जून क्वार्टर है उसमें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 23.7% की गिरावट के साथ 102 करोड़ के आसपास पहुंच गया जो एक साल पहले 134 करोड़ के आसपास था। CDSL का Q1 का रिवेन्यू 0.55% की बढ़त के साथ 558.81 करोड़ तक पहुंच गया है। डिपॉजिटरी इक्विटी योगदान 221.85 करोड़ के लेवल पर पहुंच गया जो एक साल पहले 197.89 करोड़ के आसपास था। CDSL का आप देख सकते हो कि यहाँ पे जून क्वार्टर में कुल खर्च बढ़कर 143.60 करोड़ हो गया है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ठीक ठाक रहा प्रदर्शन लेकिन प्रॉफिट में गिरावट हुई। अब इसको साल दर साल के आधार से हम इस रिजल्ट को अच्छे से समझते हैं कि क्या क्या रहा है इस बार और कहाँ पे कमी रह गई है। तो सबसे पहले हम बात करें कंपनी के सेल्स की तो इस बार 259 करोड़ का सेल्स बताया जो मार्च क्वार्टर में 224 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स बढ़ा है, ये अच्छी बात है। जून 2024 में यानी पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 257 करोड़ के आसपास था, उसके हिसाब से भी हल्की सी देख सकते वृद्धि देखने को मिली। और जून 2023 में तो मात्र 150 करोड़ के आसपास था। यानी सेल्स तो बढ़ी रहा है लगातार, उसमें कोई थोड़ी सी चिंता की बात नहीं है। खर्च की बात इस बार 129 करोड़ का खर्च हुआ जो मार्च में 115 करोड़ के आसपास था खर्च। और जून 2024 की बात करें तो ये 103 करोड़ के आसपास था। तो खर्च बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। और जून 2023 में मात्र 70 करोड़ का ही खर्च था।
अब बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 130 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया जून क्वार्टर में इस बार, जो मार्च में 109 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। लेकिन जून 2024 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 154 करोड़ के आसपास था, तो ईयर ऑन बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर गया। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जून 2023 में देखें तो ये 80 करोड़ के आसपास था, उस हिसाब से अच्छी खासी वृद्धि है। लेकिन साल दर साल के हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भारी गिरावट हुई है। ओपीएम की बात तो इस बार 50% रहा, जो पिछले क्वार्टर में 49% के आसपास था। लेकिन जून 2024 में ये 60% के आसपास था और जून 2023 में 53% के आसपास था। तो ओपीएम में देखें तो कमी आ गई है। अदर इनकम इस बार 36 करोड़ के आसपास बताई, जो पिछले क्वार्टर में 32 करोड़ के आसपास थी, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 30 करोड़ के आसपास थी। इस बार अदर इनकम हल्की सी बढ़ी है, जून 2023 में 24 करोड़ के आसपास थी। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात हुई, इस बार 151 करोड़ का बताया, जो पिछले क्वार्टर में 127 करोड़ के आसपास था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 175 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो देख सकते हो कि इस बार प्रॉफिट है जो बड़ा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट में कमी आई है। वैसे जून 2023 में मात्र 98 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, उस हिसाब से प्रॉफिट फिर से बढ़ा है, जो अच्छी बात है। अब यहाँ पे बात करें नेट प्रॉफिट की, तो इस बार 102 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया, जो पिछले क्वार्टर में 100 करोड़ के आसपास था और इस पिछले साल सेम क्वार्टर में 134 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट गिरा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वृद्धि हुई है। वैसे जून 2023 में 74 करोड़ का प्रॉफिट था, उस हिसाब से प्रॉफिट बढ़ा। तो ओवरऑल देखिए इतना कोई ख़राब बिजनेस का प्रदर्शन नहीं रहा है। ईपीएस इस बार 4.90 रुपीज़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 4.80 रुपीज़ के आसपास था, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में 6.42 रुपीज़ के आसपास था, जबकि जून 2023 में 3.52 रुपीज़ के आसपास था। तो कुल मिला के इस बार प्रॉफिट में कमी जरूर है, लेकिन बिजनेस बढ़ा है थोड़ा बहुत, तो इतनी चिंता की बात नहीं। आने वाले समय स्थिति बदलेगी और फिर देख सकते हो कि वापस पटरी पे आता हुआ स्टॉक दिखाई देगा, बेहतर करेगा। चलते हैं अब बीएससी की तरफ, तो 2454 पर यहाँ पे देखिए क्लोजिंग देखने को मिली 3.68% की गिरावट के साथ। तो ये देख सकते हो कि बाज़ार में गिरावट का माहौल है और आने वाला जो सप्ताह है वो भी उठापटक वाला हो सकता है। तो मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि इस सप्ताह जो शेयर बाजार की दशा है और जो दिशा है वो कई कंपनियों के तिमाही नतीजों पर आधारित है। फेडरल रिजर्व के ब्याज दर पर निर्णय और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की रुझान को निर्भर करता हुआ दिखाई देगा। तो व्यापक आर्थिक आंकड़े भी आने वाले हैं, मासिक वाहन की बिक्री के आंकड़े भी आएंगे और ग्लोबल बाजार के रुझान भी इस बाजार की दशा और दिशा तय करेंगे। तो बाजार की निगाह फिलहाल देखें तो अमेरिकी शुल्क लागू होने की समय सीमा जो अगस्त तक है उसको लेकर और थाईलैंड कंबोडिया के बीच जो तनाव चल रहा है उसके ऊपर भी नज़र रहेगी। तो आप देख सकते हो कि भारत सहित दर्जनों देशों पर अमेरिकी प्रशासन द्वारा लगाए गए जवाबी टैरिफ पर रोक की अवधि अब समाप्त हो रही है, तो उसका भी असर देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो कि रेलिगर ब्रोकिंग लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजित मिश्रा ने कहा है कि नए महीने की शुरुआत कई महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों के साथ होगी। 1 अगस्त को औद्योगिक आंकड़े आएंगे और एचएसबीसी विनिर्माण और पीएमआई के आंकड़े भी आएंगे। साथ ही मासिक जो व्हीकल की जो बिक्री के आंकड़े वो भी आएंगे, उसके ऊपर भी नज़र है। और जुलाई माह में डेरिवेटिव अनुबंधों के निपटान की वजह से बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे कम नतीजों का सीजन आगे बढ़ेगा, इंडसइंड बैंक, एशियन पेंट्स, एनटीपीसी, टाटा स्टील, हिंदुस्तान यूनिलीवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, सन फार्मा, आईटीसी, अन्य दिग्गज कंपनियों के नतीजों पर भी बाजार की नज़र रहेगी और इससे आगे बाजार के लिए दिशा तय होगी। और यहाँ पे देखें तो मिश्रा ने ये भी कहा कि ग्लोबल लेवल पर कारोबारी अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर पर निर्णय और जीडीपी के वृद्धि के आंकड़ों के साथ साथ शुल्क निलंबन की 1 अगस्त की समय सीमा पास आने के साथ व्यापार वर्ताव पर भी नज़र रहेगी। इसके अलावा जो एफआई और एफपीआई है उसके प्रभाव को प्रभावित ये कर सकते हैं। साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल और कच्चे तेल की कीमतें पर सबकी निगाह रहेगी। तो ये सारे रीज़न है जो बाजार को आने वाले समय प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। तो देखना होगा कि किस तरह से स्थिति बनती है, लेकिन जो भी होगा बाजार के लिए बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। और बीएसई जो अब स्टॉक एक्सचेंज है बड़ा काफ़ी अच्छा काम करता है, तो उसको नतीजे प्रभावित करते हैं, लेकिन उम्मीद है कि बीएसई आने वाले समय बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।